अजीत डोभाल का पाकिस्तान पर बड़ा बयान, भारत की ताकत पर दिया संदेश। ऑपरेशन सिंदूर पर भी किया बड़ा खुलासा। नालसर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बीसीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। छात्रों के विरोध के अधिकार पर बड़ा फैसला। जंतर मंतर प्रदर्शन पर घमासान जारी, रिजिजू बोले पुलिस ने नहीं किया ज्यादा बल प्रयोग। राहुल के पैलेट गन वाले दावे पर किया पलटवार। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले में दिखी अवैध सुरक्षा। 1000 से ज्यादा एआई कैमरों से होगी निगरानी। अलर्ट पर एजेंसियां। नमस्कार, मैं प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। स्वागत है आपका देश की बात में। देश दुनिया की हर बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सियासत से लेकर सुरक्षा तक, अदालत से लेकर आंदोलन तक, हर मुद्दे की करेंगे विस्तार से पड़ताल। आज के कार्यक्रम में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनएसए अजीत डोभाल के बड़े बयान की, नलसार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की, जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर किरेन रिजिजू और विपक्ष के दावों के बीच बढ़ती सियासी तकरार की, आरजीकर मामले में गिरफ्तार पूर्व टीएमसी विधायक के खिलाफ भीड़ के आक्रोश की और स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले की अवैध सुरक्षा व्यवस्था की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं देश की बात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जोखिम उठा सकता है और नतीजों की परवाह किए बिना कड़ा प्रहार कर सकता है। डोभाल ने ये बात डिस्कवरी की आने वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज डिस्क्वालिफाइड ऑपरेशन सिंदूर से में कही है। यह ऑपरेशन 88 घंटे चला था और इसका मकसद खास तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार दुश्मन के कैंप तबाह करना था। यह ऑपरेशन पर डोभाल का पहला इंटरव्यू है। उन्होंने कहा, हमने ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के कैंप तबाह करना तय किया था, खास तौर पर इन कैंपों को जो पहलगाम हमले के जिम्मेदार थे। डिस्कवरी ने एक बयान में बताया कि 2 हिस्सों वाली ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े फैसलों और घटनाओं को सामने लाएगी। इसमें भारत के सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व को शामिल किया गया है। सीरीज में उन लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव भी बताए जाएंगे जिन्होंने भारत की प्रतिक्रिया की निगरानी की। डोभाल इसमें सैन्य कार्रवाई के पीछे लिए गए फैसलों और भारत के संकल्प के बारे में बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर का प्रीमियर शनिवार रात 10 बजे डिस्कवरी चैनल और स्ट्रीमिंग सर्विस डिस्कवरी प्लस पर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। भारत सरकार ने कहा था कि इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी। अगली खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी नालसार से जुड़े विवाद पर काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने, विरोध करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने बीसीआई से उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई जिसमें नलसार के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था। सीजेआई ने कहा, यह मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया और यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या फैकल्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। नलसार के करीब 450 छात्र जस्टिस सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह 2026 का चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। नलसार यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी है। यहाँ करीब 1400 छात्र पढ़ते हैं।
इनमें से करीब 450 छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र लिखकर सीजेआई को चीफ गेस्ट बनाने का न्योता वापस लेने की मांग की थी। समारोह की तारीख अभी तय नहीं है। छात्रों की नाराजगी सीजेआई के पिछले महीने की एक टिप्पणी को लेकर थी। ये टिप्पणी दिल्ली में नीट प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान की गई थी। आदेश जारी होने के कुछ घंटे बाद बीसीआई ने अपना रुख बदल दिया। काउंसिल ने कहा कि नलसार के 2026 बैच के ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और वे सीजेआई के अनादर वाले किसी अभियान में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे। बीसीआई ने कहा कि कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों ने निर्दोष छात्रों को इस अभियान में शामिल करने की कोशिश की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि जंतर मंतर पर पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने के लिए ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में रिजिजू ने कहा कि जब हजारों की भीड़ संसद की तरफ बढ़ेगी तो सुरक्षा बल रोकने का प्रयास तो करेंगे। रिजिजू ने आगे कहा कि विपक्ष प्रदर्शन के दौरान गोली चलने का झूठा दावा कर रहा है। जब जंतर मंतर पर गोली चली ही नहीं तो किसने चला का सवाल नहीं उठता। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस ने पैलेट गन समेत अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया। रिजिजू ने कहा कि अगर हजारों लोगों के प्रदर्शन में पैलेट गन चलाई गई तो बड़ी संख्या में लोग घायल होते, सिर्फ 1-2 लोगों को चोट नहीं लगती। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया था कि पैलेट गन से 2 छात्र घायल हुए थे। एक प्रदर्शनकारी के शरीर पर करीब 20 पैलेट के घाव मिले थे। मेडिकल रिकॉर्ड में उसकी पीठ और कोहनी पर चोटों का जिक्र था। एक अन्य प्रदर्शनकारी की आंख में गंभीर चोट की भी रिपोर्ट सामने आई थी। राहुल गांधी ने 24 जुलाई को अपने आवास 10 जनपथ पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल ने कहा, मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था जब वे तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था। अगली खबर का रुख करेंगे। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के दुष्कर्म हत्या पीड़िता की कथित जल्दबाजी में अंत्येष्टि का मामला फिर गरमा गया है। मामले में गिरफ्तार पूर्व टीएमसी विधायक नरमल घोष पर शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले में भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद लोगों ने उन्हें लात घूंसों से पीटा, जूते, अंडे और कीचड़ भी फेंका। घोष को एक दिन पहले उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन विधायक के तौर पर पीड़िता के शव की जल्दबाजी में अंत्येष्टि कराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। घोष को खड़दा पुलिस थाने से बैरकपुर उप मंडलीय अदालत ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बाहर जमा भीड़ ने उन्हें घेर लिया। पुलिस और आरएएफ के जवानों ने सुरक्षा घेरा बना रखा था। उनके सिर को हेलमेट से ढक दिया गया। इसके बावजूद भीड़ ने हमला कर दिया। उनके सफेद कुर्ते पर कीचड़ और अंडे के निशान साफ दिखाई दिए। बैरकपुर अदालत में भी घोष को विरोध का सामना करना पड़ा। मौजूद लोगों ने उन्हें देखकर चोर चोर के नारे लगाए। पुलिस ने किसी तरह उन्हें अदालत की हवाला तक पहुंचाया। मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी संजीव मुखर्जी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ। वे पानीहाटी नगरपालिका के पूर्व पार्षद और घोष के करीबी सहयोगी बताए जाते हैं। पुलिस जब उन्हें अदालत ले जाने वाली गाड़ी तक पहुंचा रही थी तभी भीड़ ने उन्हें भी घेर लिया। आरोप है कि डॉक्टर के शव को पोस्टमार्टम के बाद पानीहाटी शमशान घाट ले जाए जाने के दौरान मुखर्जी वहां मौजूद थे। मामले का तीसरा आरोपी पानीहाटी नगरपालिका का पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ डे अब भी फरार है। पुलिस के अनुसार उसकी तलाश लगातार की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजधानी दिल्ली विशेषकर ऐतिहासिक लाल किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। किसी भी संभावित खतरे से निपटने और समारोह को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने एक व्यापक बहुस्तरीय एंटी टेरर रिस्पांस प्लान लागू किया है। शुक्रवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सुरक्षा तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि लाल किले और उसके आसपास के इलाके को पूरी तरह से अभेद्य बना दिया गया है। निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1000 से अधिक उच्च तकनीकी वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीडियो एनालिटिक्स तकनीक से लैस हैं। इनकी मदद से भीड़ में किसी भी संदिग्ध गतिविधि, लावारिस वस्तु या व्यक्ति की तुरंत पहचान की जा सकेगी, जिसके पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई चूक न रहे, इसके लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर कई मॉक ड्रिल भी किए हैं।
इसके अलावा समारोह के दौरान बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों विभागों के साथ पहले से ही संपर्क और तालमेल स्थापित किया जा चुका है। उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त राजा बांटिया ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल सामने आई कुछ अप्रिय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े और विस्तृत इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पुलिस का मुख्य फोकस इस बात पर है कि सुरक्षा जांच के दौरान समारोह में शामिल होने वाले आम लोगों को कम से कम असुविधा का सामना न करना पड़े। ऐतिहासिक आजाद मैदान में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी भारत के गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक यात्रा को लोगों के सामने जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रही है। प्रदर्शनी में दुर्लभ तस्वीरों, ऐतिहासिक दस्तावेजों, पेंटिंग्स और जानकारी पूर्ण डिस्प्ले के माध्यम से देश के संघर्ष और बलिदान की कहानी दिखाई गई है। प्रदर्शनी में आने वाले लोग ब्रिटिश शासन के दौर से लेकर 1947 में मिली आज़ादी तक भारत के लंबे संघर्ष और परिवर्तन की यात्रा को करीब से जान सकते हैं। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के साथ असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलनों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही वंदे मातरम को देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा के प्रतीक के तौर पर भी प्रदर्शित किया गया है। आयोजकों का कहना है कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य खासतौर पर युवा पीढ़ी को देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जोड़ना और अपनी गौरवशाली विरासत के प्रति गर्व की भावना पैदा करना है। ये प्रदर्शनी 17 अगस्त तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। ऐसे में जनता से अपील है कि वे बड़ी संख्या में इस प्रदर्शनी में पहुंचे, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को करीब से जाने और देश की गौरवशाली विरासत से जुड़े। ये पहल इतिहास को याद करने के साथ साथ नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने का भी माध्यम बन रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में कहा कि कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों के लोग ही 1947 के विभाजन और कत्लेआम के वास्तविक दोषी हैं। अगर उस समय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। उन्होंने कहा, देश का विभाजन इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। करोड़ों हिंदुओं को अपनी मातृभूमि से विस्थापित होना पड़ा था। लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैनों का कत्लेआम हुआ। सत्ता प्राप्त करने की भूख इस हद तक थी कि सनातन राष्ट्र के टुकड़े कर दिए गए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया। 1947 में वे मौन थे और किसी भी तरह सत्ता पाना चाहते थे। उनकी आज भी यही मंशा है। योगी ने सपा नेता आजम खान का बिना नाम लिए शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार किया। योगी ने कहा, भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति की सपा आज पैरोकार बन रही है। सपा कह रही है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। जिसने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को सीएम आवास पर लाकर सम्मानित करवाया, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में ये लोग दलीलें दे रहे हैं। इनकी शर्मनाक सोच को देखिए। दरअसल 2 दिन पहले शिवपाल यादव ने रामपुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात के बाद कहा था, सपा सरकार बनने पर आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, उन पर हुए हर जुल्म का बदला लेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन शुरू हो गया है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में देश भर से कारोबारी, एमएसएमई, स्टार्टअप, निर्माता, निर्यातक और महिला उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन में गोवा का भी विशेष पवेलियन लगाया गया है, जहां पर्पल वेव्स प्लेटफॉर्म के जरिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेशन का संदेश दिया जा रहा है। गोवा के दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त गुरु प्रसाद पावस्कर ने बताया कि पर्पल वेव्स का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए पहुंच, गरिमा और समान अधिकारों को बढ़ावा देना है। बैंगनी रंग दिव्यांगता के प्रति जागरूकता, एकता और सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ गोवा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी लोगों और संस्थाओं को जोड़ रहा है। इस पहल के जरिए सरकारी विभागों, निजी क्षेत्र और एनजीओ को एक मंच पर लाकर दिव्यांगजनों के लिए बेहतर अवसर और सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में बात की जाए तो व्यापारिक महोत्सव लगा है, व्यापार मेला, जहां पर भारत के अलग अलग राज्यों से व्यापार से जुड़े लोगों ने स्टॉल लगाए हैं। वहीं मैं बात करूं तो इस वक्त मैं गोवा के स्टॉल पर मौजूद हूं, जो कि मैं दिखाना चाहूंगी कि गोवा के स्टेट कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी गोवा की ओर से ये स्टॉल लगा है, जहाँ विकलांग लोगों के लिए किस तरीके से वहाँ की प्रशासन काम कर रही है, इसको दिखाते हुए ये स्टॉल लगाई गई है। तो चलिए हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त गोवा के कमिश्नर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो गोवा के ओर से स्टॉल लगी है, जो पर्पल वेव्स के बारे में थोड़ा बताते कि क्या है और क्या आप लोग यहाँ पर दर्शा रहे हो इस व्यापार मेला में। नमस्कार। ऑफिस ऑफ द स्टेट कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से ये स्टॉल हमने इधर लगाया है। बेसिकली हम दिखा रहे हैं कि हमने जो एक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की शुरुआत की गोवा में 2023 में, उससे कैसे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, दिव्यांग लोगों को फ़ायदा हो रहा है और हमारे क्या एक्टिविटीज़ गोवा में हम डिपार्टमेंट के थ्रू कर रहे हैं। तो आप अगर इधर देखेंगे तो आपको ये सब पूरी जर्नी दिखाई देगी पर्पल फेस्ट के द्वारा, मतलब इसके द्वारा ये हमारी तरफ से रिप्रेजेंट किया गया है गोवा की ओर से क्या काम कर रहे हैं पर्पल वेव्स पे। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, कैसे कब शुरुआत हुई है, क्या काम करती है ये अभी क्या विकलांग लोगों के लिए। पर्पल फेस्ट की शुरुआत 2023 में हुई और बेसिक एक हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। कॉरपोरेट्स होंगे, एनजीओज होंगे और गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी, ब्यूरोक्रेसी होंगे, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाके साथ में काम करने का, आगे बढ़ने का। और ये क्षेत्र में जो काम हो रहा है, हमें जो लगता था कि वो साइलोज में हो रहा है, अलग एनजीओज अलग काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी अलग काम कर रही है, तो उनको सबको साथ में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो हम 23 में हमने शुरुआत की। और 24-25 में तो 25 कंट्रीज से लोग आए थे। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट था। इसमें दिन में 200 इवेंट्स होते हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, एंटरटेनमेंट्स होते हैं। फिर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टॉल्स है, वैसे अलग अलग 250 के आसपास स्टॉल्स होते हैं जहाँ एक्सपीरियंस जोन्स होते हैं, जो देश भर से और दुनिया भर से लोग आके उसका फ़ायदा उठाते हैं। चलिए डिसेबिलिटी कमेटी के सेक्रेटरी है ताहा जी, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम यहाँ पे। एंड अभी जो हिसाब से आप लोग देख रहे हैं, पूरा एक स्टॉल हमारा पवेलियन देखा है। एंड दो चीज़ हम कहना चाहेंगे कि एक तो दिव्यांग आयुक्त गोवा, मैं वहाँ का सचिव हूँ, मैं ताहा हाजिक, और हम लोग कोलैबोरेट करने यहाँ पे आए हैं। हम लोग इसके लिए आए हैं कि ये मूवमेंट जो है गोवा के बाहर और कई जगहों पे फैले। एंड वी आर रेडी टू कम एज नॉलेज पार्टनर्स, वी आर रेडी टू बी एज टॉर्च बेरर्स वेर एवर रिक्वायर्ड। और आप पूरी तरह से जब ये पवेलियन देखोगे तो अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से जो हमने चीज़ें यहाँ पे रखे हैं, मैसेजेस रखे हैं, मेन स्ट्रीम ज़्यादा से ज़्यादा आए और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो पवेलियन में भी, इस चीज़ों को लेकर यहाँ पर कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, कितना अच्छा रिस्पांस मिला है? काफ़ी अच्छा, कल तो बहुत अच्छा था। राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू द प्राइवेट साइड काफ़ी लोग यहाँ पे विज़िट किए हैं। कई लोग ऐसे थे जो पर्पल फेस्ट से पहले भी जुड़े थे, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पर्पल फेस्ट के बारे में पहली बार सुना है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने गोवा की चीज़ों के बारे में पहली बार सुना है। लेकिन वेलकमिंग है और हम सीरियसली होप कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म्स लाइक दीज विल हेल्प अस कोलैबोरेट मोर एंड मोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ। अगली खबर का रुख करेंगे। मधुबनी के मिथिला क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी अखलू तोहरा के 84वें शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी, ओबीसी मोर्चा और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर संजय सरावगी ने 14 अगस्त को मनाए जाने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, ताकि विभाजन के दौरान विस्थापन और लोगों की पीड़ा को याद रखा जा सके। संजय सरावगी ने कहा कि देश की आज़ादी किसी एक व्यक्ति या परिवार के प्रयास का परिणाम नहीं थी, बल्कि करोड़ों देशवासियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से देश आज़ाद हुआ। उन्होंने अखलू तोहरा के बलिदान को याद करते हुए कहा कि 1942 के आंदोलन में महज 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए देश के लिए शहादत दी। आज 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका दिवस
के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 14 अगस्त 2021 से पूरा देश विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगा। करोड़ों करोड़ लोगों ने विभाजन का दंश झेला, रातों रात अपना घर द्वार छोड़कर किस तरह राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश का विभाजन कर दिया गया, और जो उधर के लोग थे 2 करोड़ से ऊपर लोग घर द्वार छोड़कर एक नए जगह पर आए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोल रहे थे कि देश विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगा, तब भी कई लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर कि पुराने दिनों को याद क्यों करना, उस समय भी इन लोगों ने विरोध किया था। और आज कुछ एक ही परिवार को लगा कि जैसे एक ही परिवार इस देश को आजादी दिलाने में योगदान है। नहीं, करोड़ों करोड़ देशवासियों ने, हमारे लाखों शहीदों ने की शहादत में हमारा देश आजाद हुआ था। तो आज विभाजन विभीषिका दिवस पूरा देश मना रहा है। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।